हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज सलोनी पांडे। सो आज के हमारे इस लेक्चर में हम करने जा रहे हैं आपके चैप्टर नंबर 5, दैट इज चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। चैप्टर को हम कंप्लीट कर चुके हैं विद ईच एंड एवरी टॉपिक डिटेल डिस्कशन। आई होप आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सब बारी आती है उसके एंड में जो आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, दैट इज एनसीईआरटी क्वेश्चन को आंसर करने की। सो यहाँ पर इस चैप्टर में सिर्फ 3 क्वेश्चन आपको दिए गए और बहुत ही सिंपल सा ये चैप्टर था। सो अब हम उनको आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इज अबाउट चूज एनी ऑक्यूपेशन यू सी अराउंड यू एंड डिस्क्राइब इट अलोंग द फॉलोइंग लाइंस। आपको कोई एक ऑक्यूपेशन अपने हिसाब से चूज कर लेनी है जिसे आपने आपके आसपास देखा भी हो, और फिर उसके अकॉर्डिंग कुछ आपसे यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं या कुछ लाइंस दिए हैं, उनको आपको आंसर करना है। जैसे फॉर एग्जांपल, social composition of the workforce, caste, gender, age, region, labor process, how the work takes place, wages and other benefits, वर्किंग कंडीशन, सेफ्टी, रेस्ट टाइम्स, वर्किंग आवर्स एक्सेट्रा। आप कोई भी ऑक्यूपेशन ले सकते हो, कोई भी। जैसे जस्ट सपोज आपके पेरेंट्स किसी ऑक्यूपेशन में होंगे, आप उस ऑक्यूपेशन को ले लो। मान लीजिए आप टीचिंग ले लो, आपको पुलिस लगता है, आप पुलिस ले लो। उसके बाद में यहाँ पर हम ले रहे हैं इंडस्ट्रियल वर्कर को, ठीक है, यानी इंडस्ट्रियल ऑक्यूपेशन को हम यहाँ पर कंसिडर करें, इंडस्ट्रियल वर्कर को। एंड अब हम आंसर करेंगे उसके अकॉर्डिंग। तो आपने जो भी ऑक्यूपेशन ली हो, आपको पहले बताना है उसका सोशल कंपोजिशन कैसा है, वहां पर कास्ट, जेंडर, एज, रीजन ये क्या रोल प्ले कर रहा है। देन लेबर प्रोसेसेस, वहां पर काम किस तरह से होता है। वेजेस और अदर बेनिफिट्स क्या है, क्या उन्हें वेजेस मिलते हैं, कितने वेजेस मिलते हैं और क्या कोई और बेनिफिट्स भी मिलते हैं। वर्किंग कंडीशंस कैसी हैं, सेफ्टी है, रेस्ट टाइम मिलता है या नहीं, वर्किंग आवर्स कितने हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारी चीजें आपको आंसर करनी है, ठीक है। सो हम कौन सी ऑक्यूपेशन ले रहे हैं, हम ले रहे हैं इंडस्ट्रियल वर्कर को। और अब हम इसके अकॉर्डिंग इन चारों क्वेश्चंस को आंसर करने वाले हैं। या अकॉर्डिंग टू दीज वी आर गोइंग टू आंसर दीज फॉलोइंग लाइन्स। क्लियर है? स्टार्ट करें। सबसे पहले देखेंगे सोशल कंपोजिशन ऑफ द वर्क फोर्स, यानी इंडस्ट्रीज में, इंडस्ट्रियल वर्क में सोशल कंपोजिशन कैसी होती है। कास्ट, जेंडर, एज और रीजन ये क्या रोल प्ले कर रहे होते हैं। क्या? कास्ट, एज, जेंडर एंड रीजन, ठीक है। आपको इन 4 बेसिस पर बताना है कि क्या सोशल कंपोजिशन क्या है वर्क फोर्स का। तो हमने बताया कि द सोशल कंपोजिशन प्लेज अ वाइटल रोल इन इंडस्ट्रियल पैरामीटर्स। इंडस्ट्रीज में जो सोशल कंपोजिशन है वो बहुत मैटर करती है। अच्छा, क्वेश्चन को आंसर करने के पहले चैप्टर पूरा अच्छे से रिवाइज कर लो, क्या क्या पढ़ा है आपने उससे रिलेटेड, वो सारा कुछ रिवाइज करके रख लो, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर बात कर रहे हैं इंडस्ट्रीज की, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे स्टार्ट हुआ, इंग्लैंड से स्टार्ट हुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन। फिर रूरल टू अर्बन माइग्रेशन होता है, ठीक है। अब रूरल टू अर्बन माइग्रेशन हो रहा है, जैसे रूरल सोसाइटीज में अगर हम कास्ट की बात कर रहे हैं, सो रूरल सोसाइटी में कास्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन है। लेकिन अर्बन एरियाज में धीरे धीरे ये एक जो डिस्टिंक्शन है थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हमें देखने को मिलता है ना। अब यहाँ अगर हम इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स की बात करें तो ऑब्वियसली हम अर्बन एरियाज की बात यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप रिकॉल करके रखिए, फिर इनको अपने आंसर में आपको इंक्लूड करना है। तो जैसे आपने बताया कि यहाँ पर इंडस्ट्रियल पैरामीटर्स में सोशल कंपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रैटिफिकेशन, कास्ट, जेंडर, एज, रीजन एक्सेट्रा, इन सारे बेसिस पर इट प्लेज एन इंपरेटिव रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ पावर डायनेमिक स्ट्रक्चर विद इन द वर्क प्लेस। अब ये एक चीज तो हमको पता है कि जब आप रूरल से अर्बन एरियाज में आओगे काम करने के लिए, तो यहाँ पर इतनी ज्यादा कास्ट डिविजन्स नहीं होती। क्या होता है अर्बन एरियाज में? अर्बन एरियाज में होती है क्लास। क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्योंकि माइग्रेशन रूरल टू अर्बन एरियाज ही हुआ है, तो इतनी जल्दी तो हम इन डायमेंशंस को खत्म नहीं कर सकते। और साथ ही साथ सिर्फ कास्ट ही नहीं, आप किस जेंडर से हो, मतलब आपका जेंडर क्या है, ठीक है, आपकी एज क्या है, आप बड़े हो, छोटे हो, आपका रीजन आप किस रीजन से बिलोंग कर रहे हो, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसके थ्रू होता क्या है, पावर डायनेमिक स्ट्रक्चर मेंटेन किया जाता है या फिर बनाया जाता है वर्किंग प्लेसेस में। अब कैसे होती है ये सारी चीजें? जैसे जस्ट सपोज
कोई लोअर कास्ट का पर्सन है और कोई अपर कास्ट का पर्सन, तो अपर कास्ट के पर्सन क्या करेंगे, लोअर कास्ट के पर्सन को डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे। जैसे हमने पढ़ा था पहले कि जैसे जैसे अर्बनाइजेशन हुआ, ठीक है, अर्बन एरियाज में जो भी फैसिलिटीज होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज हैं, बड़ी बड़ी होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, हेल्थ फैसिलिटीज हैं, तो यहाँ पर वो सारे कास्ट रिलेटेड जो डिस्क्रिमिनेशन होता था वो सब कुछ यहाँ पर नहीं होता। यहाँ सारी फैसिलिटीज सब कुछ जो है वो सभी के लिए है, चाहे आप किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हो, आप किसी भी क्लास से बिलोंग करते हो, ठीक है। अब यहाँ पर सभी जो भी अर्बन एरियाज में रह रहे हैं, अगर वो कहीं पर डिनर करने के लिए बाहर जा रहे हैं, किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, सो वो उसी रेस्टोरेंट में जाके डिनर करेंगे जिस रेस्टोरेंट में शायद कोई लोअर कास्ट पर्सन अपनी फैमिली को लेकर आया और वो वहां पर डिनर कर रहा होगा। तो वो डिस्क्रिमिनेशन जो कास्ट से रिलेटेड है उसे आप अपने मन में रख सकते हो, आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो, क्योंकि अर्बन एरियाज में फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलती है। तो यही जो डिविजन जो पर्संस के अंदर, मतलब पीपल के अंदर होते हैं अर्बन एरियाज में भी, ये इंडस्ट्रियल मतलब जो प्लेसेस होती हैं या जो वर्क प्लेसेस होती हैं वहां पर कहीं ना कहीं पावर डायनेमिक स्ट्रक्चर मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। जैसे अपर कास्ट के हैं तो वो लोअर कास्ट के ऊपर बना के रखेंगे, मेल्स हैं तो वो फीमेल्स के ऊपर बना के रखेंगे, कोई एज में बड़ा है तो वो अपने जो उससे मतलब जूनियर होंगे उनके ऊपर बना के रखेंगे। आप किसी वेल टू डू रीजन से बिलोंग कर रहे हो, डेवलप्ड रीजन से आए हो, तो जो डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड रीजन्स हैं आप उनके ऊपर अपना डोमिनेशन बना के रखो। तो कहीं ना कहीं ये चीज पावर डायनेमिक स्ट्रक्चर को मेंटेन करती है। देन the inequalities within the employment structure faced by women is often hidden under professionalism। अब अगर हम जेंडर की बात करें, एक जो इनइक्वालिटीज है एम्प्लॉयमेंट को लेके मेल्स एंड फीमेल्स के बीच में, वो भी हमें यहाँ देखने को मिलती है, ठीक है। मतलब जो काम मेल्स कर रहे हैं वो काम फीमेल्स भी कर रही हैं, तो पहली चीज तो हमको इनइक्वालिटी दिखती है पेमेंट में, जो वेजेस पे किए जाते हैं उसको हम आगे डिस्कस करेंगे वेजेस के अंदर। यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट मिलने में, एम्प्लॉयमेंट के स्ट्रक्चर में फीमेल्स को जो है कम आंका जाता है, वुमेन को उतना ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती सेम वर्क के लिए, और पहली बात तो उन्हें वर्क मिलना बहुत मुश्किल होता है। देन द अपर कास्ट dominates upon lower caste as it leads to the exploitation of people belonging to underprivileged sections। कास्ट के बेसिस पे, एज के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे, रीजन के बेसिस पे जो सोशल कंपोजिशन है वर्क फोर्स का, वो कुछ इस तरह का देखने को मिलता है हमको इंडस्ट्रियल वर्क में, ठीक है। हमने क्या यहाँ पर एग्जाम्पल लिया था, कौन सी ऑक्यूपेशन देखी, इंडस्ट्रियल वर्कर। तो यहाँ पर जो है पहली चीज अगर जेंडर की बात करें सो वुमेन्स के साथ में डिस्क्रिमिनेशन होता है। कास्ट बेस्ड बात करें सो अपर कास्ट लोअर कास्ट एक चीज हमें यहाँ अंदर देखने को मिलती है। एज का क्राइटेरिया अगर ले लें, रीजन का क्राइटेरिया अगर हम ले लें तो सीनियोरिटी, जूनियर है कोई उसके बेसिस पे, कोई डेवलप्ड रीजन से बिलोंग कर रहा है, कोई जो है डेवलपिंग या बैकवर्ड रीजन से बिलोंग कर रहा है, सो ये सारी इनइक्वालिटीज हमें यहाँ देखने को मिलती हैं। सेकेंड क्राइटेरिया था आपका लेबर प्रोसेस। लेबर प्रोसेस कैसे होता है, काम किया कैसे जाता है, ये एक और चीज। बट उससे पहले जो प्रोसेस है वर्किंग का, दैट इंक्लूड्स प्राइमेसी गिवन टू वन क्लास और प्राइमरीली वन जेंडर ओवर अनदर। द फंक्शनिंग ऑफ ऑक्यूपेशन इज सब्जेक्ट टू डिस्क्रिमिनेटिव पैटर्न्स। जो लेबर प्रोसेस है उसमें हमको डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है, एक तो जेंडर के बेसिस पर, एक क्लास या कास्ट के बेसिस पर। दूसरी तरफ अगर हम देखें कि काम किस तरह से होता है, तो स्पेशली इंडस्ट्रियल वर्क जो होता है, वो जो आपने साइंटिफिक थ्योरी पढ़ेंगे आप टेलर की, जो आपने पढ़ी हुई है इस चैप्टर के अंदर, उसके थ्रू काम होता है। जैसे कि डिवीजन ऑफ लेबर है, ठीक है, रिपीटेटिव वर्क होता है, और इसी के साथ में आप असेंबली लाइन के थ्रू जो है पूरा वर्क कर रहे होते हैं। इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स में लेबर प्रोसेस कुछ इस तरह से होते हैं। देन वेज और अदर बेनिफिट्स की हम बात करें सो द इशू ऑफ इक्वल पे हैज ऑलवेज बीन द प्राइमरी फोर्स ऑफ मूवमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर्स अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन against the sections of the society mainly dominated by males and upper caste। अब अगर वेज और अदर बेनिफिट्स की बात करें सो यहाँ पर जो एक सबसे बड़ा इशू है वो है इक्वल पे का, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। सेम काम ये पर्सन भी कर रहा है और सेम काम ये पर्सन भी कर रहा है, लेकिन दोनों के वेजेस जो हैं वो अलग अलग होने वाले हैं। कारण हो सकता है कि ये अपर कास्ट से बिलोंग करता हो, ये लोअर कास्ट से बिलोंग करता है इसलिए इसके वेजेस कम है, इसके वेजेस ज्यादा हैं। ये मेल है और ये फीमेल है इसलिए इसके वेजेस कम है और इसके वेजेस ज्यादा हैं। सो इसीलिए इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क ये हमेशा से इशू रहा है इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स के अंदर, ठीक है, और जिसके लिए हमेशा जो है मूवमेंट्स वगैरह होती रहती हैं बाय द इंडस्ट्रियल वर्कर्स, स्ट्राइक्स होती हैं
हैं, ये सारी चीजें जो हमने यहाँ पर डिस्कस की हुई थी। अदर बेनिफिट्स की हम बात करें सो बहुत ही कम ऐसा देखा गया है कि जो इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स हो उनको अदर बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते हो। हालांकि टाइम के साथ में धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे हेल्थ सिक्योरिटी बेनिफिट्स हैं, बच्चों के एजुकेशन के लिए कुछ अदर बेनिफिट्स जो है इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स को अब के टाइम में कंटेम्प्रेरी इंडिया में प्रोवाइड करने लगे हैं, कंटेम्प्रेरी टाइम पीरियड में। देन जो लास्ट डायमेंशन था आपका वो था वर्किंग कंडीशंस, कि कैसी कंडीशंस में जो है पीपल वर्क कर रहे हैं। The terrible working conditions is the darkest reality of the contemporary world as it dominates the avenues of occupational and functioning parameters। अब अगर हम वर्किंग कंडीशंस की बात करें सो इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स जो है वो बड़ी ही टेरिबल कंडीशंस में वर्क कर रही होती है। सबसे पहले तो यहाँ पर हाइजीन का इशू होता है, ठीक है, हाइजीनिक नहीं होते, वर्किंग आवर्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब लंबे लंबे वर्किंग आवर्स होते हैं। साथ ही साथ आपको जो है ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने इसी चैप्टर के अंदर पढ़ा था एक कंपनी के अंदर कि एक वर्कर को पूरे दिन में सिर्फ और सिर्फ 45 मिनट्स का टाइम मिलता है। उस 45 मिनट्स में उसको जो है 20 या 25 मिनट्स लंच करने के लिए मिलता है, 5 to 10 मिनट जो है उसको टी ब्रेक मिलता है और 5 मिनट का उसको जो है ऐसे ही बीच में ब्रेक मिलता है। सो यानी पूरे दिन में आप 10-12 घंटे काम करवा रहे हो, ब्रेक दे रहे हो सिर्फ 45 मिनट्स का ओवरऑल। सो इस तरह से जो है मतलब वर्किंग आवर्स बहुत ज्यादा होते हैं, टाइम वर्किंग कंडीशंस बिल्कुल अच्छी नहीं होती, टेरिबल हॉरिफिक कंडीशंस में वो वर्क कर रहे होते हैं। मैटरनिटी पैटर्निटी लीव्स के जो इश्यूज हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जैसे लीव्स वगैरह नहीं मिलती हैं। सो इस तरह से आपको अपने इस आंसर को पूरा एनालाइज करते हुए लिखना है, हर एक चीज़ को एग्जाम्पल के साथ में, जैसा क्वेश्चन पूछा गया है वैसे ही उसको आंसर करिए। जो हम फॉर्मेट फॉलो करते हैं आंसर राइटिंग का कि जो है पहले आपको इंट्रोडक्शन देना है, देन उसके बाद में जो है आपको मेन पार्ट लिखना है, फिर कंक्लूजन। ये क्योंकि क्वेश्चन कुछ उस तरह से नहीं था, इसमें जो पूछा था आपको वही जस्ट आंसर करना है। जैसे उन्होंने पूछा कि कोई भी ऑक्यूपेशन आप अपनी तरफ से चूज करो, फिर उसके रिगार्डिंग इन 4 पॉइंट्स को आंसर करना है। सो अब मैंने यहाँ पर ऑक्यूपेशन ले ली इंडस्ट्रियल वर्कर, आप चाहे कोई और ऑक्यूपेशन ले लें, उसके अकॉर्डिंग इसको आंसर कर सकते हैं, जो आपको ज्यादा बेटर ऑप्शन लगता है। ठीक है, क्लियर है, आए ये क्वेश्चन समझ में। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द अकाउंट ऑफ ब्रिक मेकिंग, बीड़ी रोलिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और माइंस। ठीक है, ब्रिक मेकिंग, बीड़ी रोलिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियर और माइंस that are described in the boxes describe the social composition of the workers। अब हमने इस चैप्टर के अंदर एक बीड़ी रोलिंग वाला जो है पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा था एग्जाम्पल के साथ में कि किस तरह से जो वुमेन्स होते हैं, जो चिल्ड्रन होते हैं, होम बेस्ड वर्क में हमने पढ़ा था, वो बीड़ी रोलिंग का काम करते हैं, ब्रिक मेकिंग का काम हो, ये सारा कुछ आपने चैप्टर के अंदर पढ़ा है। ये जो लिखा है ना डिस्क्राइब्ड इन दी बॉक्सेस, ये आपने चैप्टर में ही जो बॉक्सेस आपको दिए गए हैं उसके अंदर आपने इनको पढ़ा हुआ है, इसीलिए उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि इन सारे ये जो 4 आपको यहाँ पर दिए हुए हैं कि ब्रिक मेकिंग, बीड़ी रोलिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियर और माइंस, इन वर्कर्स का सोशल कंपोजिशन कैसा होता है। ठीक है, ये आपको बताना। अभी हमने सोशल कंपोजिशन डिस्कस किया है क्वेश्चन नंबर 1 में। ठीक है, अब आपको यहाँ पर बताना है कि इनका सोशल कंपोजिशन कैसा होता है, ये फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का। सेकेंड इज व्हाट आर दी वर्किंग कंडीशंस एंड फैसिलिटीज अवेलेबल, ये लोग जो काम कर रहे हैं यहाँ पर वर्किंग कंडीशंस कैसी होती हैं, कैसी फैसिलिटीज उनके लिए होती हैं। हाउ डू गर्ल्स लाइक मधु फील अबाउट देयर वर्क, जो मधु जैसी लड़कियां होती हैं वो अपने काम के लिए क्या सोचती हैं, ये तीसरा। अब आप सोचेंगे ये मधु कहाँ से आ गई, सो मधु आपके चैप्टर से ही आई है। ठीक है, चैप्टर के अंदर जो आपने बीड़ी रोलिंग वाला पूरा मतलब जो पूरा एग्जाम्पल पढ़ा था वहां हमने मधु के बारे में पढ़ा था। ठीक है, कि उसकी जो मम्मी है वो बीड़ी रोलिंग करती है और साथ ही साथ मधु भी उस काम को करने में बहुत इंजॉय करती है। ठीक है, ये पढ़ा था हमने। अगर आपको याद नहीं है तो आप वापस से जो है एक बार चैप्टर को रिकॉल करिए, आपको याद आ जाएगा, और जिसको याद है तो वो तो बहुत ही अच्छे स्टूडेंट्स हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 3 पार्ट्स में हमको इस क्वेश्चन को आंसर करना है। आप कोई भी इसमें इंट्रोडक्शन नहीं देंगे क्योंकि इंट्रोडक्शन जैसा इसके अंदर कोई भी चीज नहीं है, जस्ट वर्कर्स के बारे में पूछा है। सो जो चीजें पूछी गई हैं उनको आंसर करते चलिए, बट कंक्लूड करिएगा इस आंसर को। ठीक है, सबसे पहले बताइए सोशल कंपोजिशन वर्कर्स की जो पूछा गया है। सो आपने बताया द सोशल कंपोजिशन ऑफ द वर्कर्स इंक्लूड, सबसे पहले ब्रिक मेकिंग की अगर हम बात करें सो इस वर्क के अंदर लोअर कास्ट के पीपल, लोअर क्लास के पीपल, लोअर कास्ट की वुमेन
चिल्ड्रन एक्सेट्रा, ये सभी इस वर्क में होते हैं, यही लोग इस काम को कर रहे होते हैं। ठीक है, इसमें जनरली हमने माइग्रेशन इसके अंदर पढ़ा था कि जो रूरल एरियाज से पीपल है वो अर्बन एरियाज में जाते हैं और फिर उसके बाद में ये सारे काम करते हैं। और इसमें हमने जॉबर के बारे में भी पढ़ा था कि किस तरह से जो जॉबर्स होते हैं वो विलेज एरियाज में जाते हैं, रूरल एरियाज में जाते हैं, फिर लोगों को बताते हैं कि इस तरह के काम की हमको जरूरत है, तो क्या आप लोग करेंगे, तो फिर वो उनको जो है उस चीज के लिए पैसे वगैरह प्रोवाइड करते हैं और फिर वो लोग वहां पर आके काम करते हैं। सो यहाँ पे जनरली जो ब्रिक मेकिंग के सोशल कंपोजिशन पूछा था तो आप उसमें ये चीज बता दो कि लोअर कास्ट के, लोअर क्लास के, लोअर कास्ट वुमेन, चिल्ड्रन एक्सेट्रा वो सभी इसके अंदर होते हैं। देन बीड़ी रोलिंग की अगर हम बात करें तो इसमें वुमेन, चिल्ड्रन और अनएजुकेटेड क्लास, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इसके सोशल कंपोजिशन में बीड़ी रोलिंग का जो वर्क होता है उसमें चिल्ड्रन, वुमेन और अनएजुकेटेड क्लास ज्यादातर शामिल होती है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपकी एजुकेटेड वुमेन, एजुकेटेड मैन और अपर कास्ट, यानी एजुकेटेड पीपल एंड अपर कास्ट आप इसके अंदर कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, कहां पर? सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स में। यहां पर जो है बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकल वर्क होता है, जैसे आईटी कंपनी का अगर हम बात करें तो यहाँ के लिए हमको एजुकेटेड पर्सनल चाहिए होते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम देखा गया है कि दे आर बिलोंगिंग फ्रॉम द अपर कास्ट। अच्छा, ये जो हम सारे आंसर्स कर रहे हैं ये पूरे प्रीवियस टाइम से लेके, मतलब पहले के समय से लेके अभी तक जो भी चीजें चलती हुई आ रही हैं, तो ऐसा नहीं है कि आज के टाइम में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में सिर्फ और सिर्फ अपर कास्ट के पीपल ही हैं, बहुत सारे लोअर कास्ट के पीपल भी हैं जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की तरह काम कर रहे हैं। ठीक है, सो अपर कास्ट जो है वो पहले के टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक्यूरेट होगा, लेकिन इन कंटेम्प्रेरी टाइम इट इज नॉट एक्यूरेट। माइंस की अगर हम बात करें तो माइंस में जनरली जो लोअर कास्ट और अनएजुकेटेड क्लास होती है वही पीपल यहाँ पर काम कर रहे होते हैं माइंस के अंदर। ठीक है, यहाँ पर भी चिल्ड्रन और वुमेन काम करते हैं माइंस में, हमने देखा है इस चीज को। ठीक है, मतलब वो माइंस के अंदर ना करें बट जो और एक्स्ट्रा वर्क होता है रिलेटेड टू माइंस वो काम वो लोग कर रहे होते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया? ये हो गया आपके क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, हमने आंसर कर दिया, सोशल कंपोजिशन बता दी हमने वर्कर्स की। अब सेकेंडली पूछा गया है कि वर्किंग कंडीशंस और फैसिलिटीज कैसी होती हैं यहाँ पर, ये लोग जो काम कर रहे हैं। तो आप बताएंगे द सोशल कंपोजिशन ऑफ वर्कर्स हैज चेंज्ड इन ऑलमोस्ट ऑल द इंडस्ट्रीज ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी और द काइंड ऑफ वर्क। सो जब चीज मैं अभी आपको डिस्कस करी थी आपके साथ में कि सोशल कंपोजिशन में अपर कास्ट ही आ रहा है सॉफ्टवेयर इंजीनियर के अंदर, या माइंस में जो है सिर्फ और सिर्फ अनएजुकेटेड क्लास ही है, वो जरूरी नहीं है। सोशल कंपोजिशन जो है वो टाइम के साथ में और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हुआ है वैसे वैसे चेंज होती चली गई है। Now the working conditions are really poor in terms of brick making and bidi rolling industries as there is no occupational safety and occupational security. अब जो हम वर्किंग कंडीशंस की बात कर रहे हैं तो वो बहुत ज्यादा पुअर हैं, स्पेशली जो ब्रिक मेकिंग और बिडी रोलिंग इंडस्ट्रीज हैं यहाँ पर, क्योंकि किसी तरह की कोई भी ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और ऑक्यूपेशनल सिक्योरिटी इन वर्क्स के अंदर नहीं होती है। The equal work and equal pay is also important to understand in the context of IT companies in the metropolitan cities. अब अगर हम बात कर रहे हैं equal pay, equal work की IT इंडस्ट्रीज में, IT कंपनीज में, सो ये यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि equal work मतलब equal pay for equal work यहाँ पर नहीं देखने को मिलता और जेंडर क्राइटेरिया हमें यहाँ भी देखने को मिलता है। जैसे कि हमने आपके क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्कस किया था कि जेंडर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेल्स और फीमेल्स के बीच में डिस्टिंक्शन किया जाता है, स्पेशली आईटी कंपनीज में भी ये चीजें देखने को मिलती है, भले ही यहाँ पर एजुकेटेड क्लास वर्क कर रही हो। ठीक है, देन गर्ल्स लाइक मधु, चलो मधु पर बाद में आएंगे। इसके अलावा और सारी कंडीशंस को अगर हम डिस्कस करें वर्किंग कंडीशंस को, तो जो लोग माइंस में वर्क कर रहे हैं उनकी वर्किंग कंडीशंस बहुत ज्यादा पुअर होती हैं। ठीक है, बहुत वर्स्ट कंडीशंस में और बहुत ही ज्यादा मतलब ऐसे भयावह कंडीशंस में वो लोग काम कर रहे होते हैं। उनके काम में किसी तरह की कोई सिक्योरिटी नहीं होती, इनसिक्योर वर्क होता है उनका, और साथ ही साथ इनसिक्योर एम्प्लॉयमेंट भी है। और जो भी कंडीशंस मतलब जिन भी कंडीशंस में वर्क कर रहे हैं वो उनके लाइफ के लिए भी बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। ठीक है, क्योंकि हमने देखा कि माइंस ब्लास्ट हो गई या कुछ भी ऐसी अनसर्टेन चीज हो जाती है जिसकी वजह से लोगों की डेथ तक हो जाती है। हाइजीनिक कंडीशंस नहीं होती, प्रॉपर वर्किंग आवर्स नहीं होती, ये सारी चीजों को आपको यहाँ पर क्रिटिकली एनालाइज करना है। क्रिटिकली एनालाइज का मतलब समझते हो ना, जहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही पॉइंट्स आपको बताने हैं, दोनों ही पॉइंट्स के थ्रू आपको अपने आंसर को एक्सप्लेन करना है वर्किंग कंडीशंस के अंदर। ऐसा नहीं कि मैंने आपको जस्ट 2-4 लाइन में बता दिया तो आप भी 2-4 लाइन लिखोगे, आपको एक्सप्लेन करना है हर एक पॉइंट को। देन अब अगर हम आ जाएं कि गर्ल्स जो है मधु के जैसी लड़कियां वो क्या सोचती हैं अपने काम के बारे में, सो हियर इज गर्ल्स लाइक मधु एंजॉय बिडी मेकिंग एज इट प्रोवाइड्स देम अ
opportunity to sit close to their mother and other women and listen to them and chat. These girls fill tobacco into the rolled tendu leaves. These girls spend more time in this activity apart from the time spent doing household chores. अब देखो क्या कहा जा रहा है कि मधु जैसी लड़कियां जो बड़ी रोलिंग इंडस्ट्रीज में काम कर रही हैं या फिर जो है ब्रिक मेकिंग में अपने पेरेंट्स के साथ में वर्क कर रहे हैं, स्पेशली बीड़ी मेकिंग इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, सो यहाँ पर उनको अपना वर्क बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उन्हें टाइम मिलता है कि वो अपनी मदर के साथ में बैठ सकती हैं, उनके साथ में और भी जो वुमेन्स हैं उनके साथ में बैठ सकती हैं, फिर बढ़िया से जो है चिट चैट करेंगी, इधर उधर की बातें करेंगी, और इसके बाद में जो तेंदू लीव्स होती हैं उनके अंदर टोबैको को फिल करना। सो अल्टीमेटली अगर इस चीज़ को एनालाइज करोगे सो ये एक चीज़ समझ में आएगी कि यहाँ पर जो एजुकेशन है वो लैक कर रही है क्योंकि वो इन काम में लगे हुए हैं, सो वो अपनी एजुकेशन को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। सो दिस इज अ ड्रॉबैक ऑफ दिस एंड दीज गर्ल्स स्पेंड मोर टाइम इन दिस एक्टिविटी अपार्ट फ्रॉम डूइंग अदर हाउस होल्ड कोर्स। और बाकी दूसरे काम करने की बजाय ये जो मधु जैसी लड़कियां हैं वो ज्यादातर इस एक्टिविटी में काम कर रही, मतलब ये एक्टिविटी में ज्यादा टाइम स्पेंड करती हैं और बहुत टाइम तक बैठे रहने की वजह से ये जो काम होता है बैठ के ही होता है कि वो तेंदू पत्ते होते हैं उसके अंदर जो है टोबैको को फिल अप कर रहे हैं, बैठे बैठे उनके सेम पोस्चर की वजह से उनको बैकएक होने लग जाता है। एंड दीज गर्ल्स वांट टू रीस्टार्ट देयर स्कूलिंग बट देयर पुअर फाइनेंशियल कंडीशन डू नॉट अलाउ देम टू डू सो। और ये जो लड़कियां हैं ये भी चाहती हैं कि हम अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर पाएं, लेकिन क्योंकि लैक ऑफ फाइनेंशियल फैसिलिटीज की वजह से वो इसे भी पूरा नहीं कर पाती हैं। सो हम तो ऐसे मतलब हंसी मजाक में पढ़ रहे हैं इस चीज को, लेकिन ये एक बहुत ही सीरियस इशू है जहां पर चिल्ड्रन भी जो है वो इंडस्ट्रियल वर्क में इन्वॉल्व हैं, जिसकी वजह से उनकी एजुकेशन कंप्लीट नहीं हो पाती है और साथ ही साथ उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होने लग जाती है। जैसे बीड़ी मेकिंग की अगर हम बात करें सो यहाँ पर बैक एक की प्रॉब्लम है, ठीक है। सो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर थर्ड पार्ट में एनालाइज करते हुए लिखना है। ये जो मैंने इतना बोला है आपको ये भी आपको लिखना है, ठीक है। तो इन सारी चीजों को भी नोट कर लीजिएगा। देन आपका है क्वेश्चन नंबर 3, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी में, दैट इज हाउ हैज लिबरलाइजेशन अफेक्टेड एम्प्लॉयमेंट पैटर्न्स इन इंडिया। अब ये थोड़ा जो है आपके बहुत ज्यादा सब्जेक्ट से रिलेटेड हो गया, चैप्टर से रिलेटेड, कि लिबरलाइजेशन ने एम्प्लॉयमेंट को किस तरह से अफेक्ट किया है इंडिया के अंदर। अब लिबरलाइजेशन तो आपने अच्छे से पढ़ा है। सो आप बताओगे कि जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने पॉलिसी अडॉप्ट करी लिबरलाइजेशन की 1990 से। एलपीजी कब अडॉप्ट की थी? 1991 में। दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। यहां से इंडियन गवर्नमेंट ये पॉलिसी स्टार्ट करती है। The foreign companies are encouraged to invest in sectors earlier reserved for the government, including telecom, civil aviation, power, etc. लिबरलाइज्ड हो गए यानी कि फ्री ट्रेड को प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। अपनी इकोनॉमी को जो है ओपन कर दिया, बहुत ज्यादा लिबरल कर लिया, फ्री ट्रेड, लेजिस फेयर की पॉलिसी, इन सारी चीजों के थ्रू अब जो है हम ट्रेड कर रहे हैं और ट्रेड कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड मार्केट में। और प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी को भी अडॉप्ट किया था, यानी प्राइवेट कंपनीज को भी अब जो है एमएनसीज को भी जो है हम हमारी कंट्री के अंदर इनवाइट कर रहे हैं कि आप भी आइए इन्वेस्ट करिए। जिससे क्या होगा अल्टीमेटली इन सारी पॉलिसीज के थ्रू क्या होने वाला है, हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है, ठीक है, दैट इज अबाउट टू ग्रो। ये क्या करेगी? ये ग्रो करेगी, इसलिए हम ये सारी पॉलिसीज को अडॉप्ट कर रहे हैं। नाउ अब जो फॉरेन कंपनीज हैं वो इन्वेस्ट करने के लिए उनको इंकरेज किया जाता है। सो अभी तक जो भी ये टेलीकॉम है, सिविल एविएशन है, पावर इंडस्ट्रीज हैं, ये सभी अभी तक जो गवर्नमेंट के पास में रिजर्व्ड थी, अब इनको भी और ज्यादा ओपन कर दिया जाता है। लाइक द फॉरेन कंपनीज इंकरेज टू इन्वेस्ट इन सेक्टर अर्लियर रिजर्व फॉर द गवर्नमेंट। अभी तक ये सेक्टर सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के पास में थे, अब इसमें फॉरेन कंपनीज आके भी इन्वेस्ट कर सकती हैं। सो द गवर्नमेंट जॉब्स एंड एम्प्लॉयमेंट हैव कम डाउन एंड प्राइवेट स्पेशली एमएनसी जॉब्स have increased in India. So ये जो आपसे कहा जा रहा है कि आपको एम्प्लॉयमेंट पैटर्न को एनालाइज करना है, सो वहां पर ये कह रहे हैं कि अभी तक सारे जो एम्प्लॉयमेंट थे वो गवर्नमेंट थे, सरकारी नौकरियां मिलती थी सबको। अब जैसे जैसे एमएनसीज आने स्टार्ट होती हैं, फॉरेन कंपनीज आने स्टार्ट होती हैं, सो ये जो जॉब्स हैं ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी, एक होगी गवर्नमेंट, एक होगी प्राइवेट। और अल्टीमेटली जो गवर्नमेंट जॉब्स थी वो हो जाती हैं कम और प्राइवेट जॉब्स बढ़ने लग जाती हैं। क्लियर है? आइए भी समझ में कि किस तरह से एम्प्लॉयमेंट पैटर्न में चेंजेस आ रहे हैं। नाउ लाइसेंसेस आर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड टू ओपन इंडस्ट्रीज। डेफिनेटली दिस पॉलिसी हैज इंक्रीज्ड चांसेस ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अब जो लाइसेंसिंग की पॉलिसी थी वो जरूरी नहीं थी इंडस्ट्रीज को ओपन करने के लिए। पहले आपको लाइसेंस एक्वायर करना पड़ता था अगर आपको इंडस्ट्री ओपन करनी है तो,
लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे एलपीजी की पॉलिसी अडॉप्ट करी तो ये लाइसेंसिंग पॉलिसी को जो है हमने खत्म कर दिया। खत्म इसलिए कर दिया ताकि अब आप खुद से अपना बिजनेस वगैरह जो है स्टार्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली दिस पॉलिसी हैज इंक्रीज्ड चांसेस ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जिसकी वजह से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। पहले लाइसेंस की जरूरत है, अगर मुझे इंडस्ट्री खोलनी है तो मुझे लाइसेंस एक्वायर करना पड़ेगा। अब लाइसेंस की जरूरत नहीं है, आप जाइए खुद से बिजनेस करिए, खुद से एम्प्लॉयमेंट जो है लोगों को प्रोवाइड करिए, ठीक है, बिजनेस करिए, सेल्फ एम्प्लॉय हो जाइए। सो इस तरह से ये पॉलिसीज भी अडॉप्ट की गई थी। नाउ ड्यू टू लिबरलाइजेशन फॉरेन प्रोडक्ट्स आर नाउ इजीली अवेलेबल इन इंडियन मार्केट्स एंड शॉप्स। और लिबरलाइजेशन की पॉलिसी की वजह से जो फॉरेन प्रोडक्ट्स हैं अब वो इजीली इंडियन मार्केट्स में अवेलेबल थे, शॉप्स पर अवेलेबल थे, और इंडियन प्रोडक्ट्स फॉरेन कंट्रीज में भी अवेलेबल थे। It increased the employment opportunities in industries and MNCs। और इसी की वजह से जब हम बम्पर प्रोडक्शन की बात करने लग जाते हैं कि प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे, सेल्फ सफिशिएंट बनेंगे, हम भी वर्ल्ड मार्केट में जो है बिल्कुल मतलब ऐसे ताबड़तोड़ हमला कर देंगे, हम भी बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे, हमारी इकोनॉमी भी ग्रो करेगी, तो इससे क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट हम लोगों को दे पाते हैं। It increased the occupational mobility of people due to transportation facilities। इसी के साथ में जो occupational mobility है वो भी लोगों की स्टार्ट हो जाती है ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज की वजह से। अब आप अपनी जॉब्स को स्विच कर सकते हो, ठीक है, कंपैरेटिवली कंपेयर करते हुए। Then it has also increased participation of women in occupational sector। इसकी वजह से जो occupational sector है मतलब occupations में women का रोल भी जो है increase हो चुका है। And it has increased foreign direct investment and affected the corporate occupational opportunities of people। It led to occupational migration of village people to cities। So सारा कुछ जो हम देख रहे हैं because of this liberalization policy जो occupational migration है वो भी increase हो चुकी है। village से जो people है वो urban areas में आके बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। क्लियर है, आया समझ में कि लिबरलाइजेशन की वजह से क्या क्या एम्प्लॉयमेंट पैटर्न्स में चेंजेस आते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, देखो क्या हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो इंक्रीज हो रही हैं बिकॉज ऑफ दिस लिबरलाइजेशन। जो ट्रेड है वो इंक्रीज हो रहा है, ट्रेड इंक्रीज होगा ऑब्वियसली अगेन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज होंगी। वुमेन को भी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, हालांकि एक इशू है दैट इज ऑफ इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, जो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर हमने अभी डिस्कस किया था, ठीक है, कि ये वाली एक प्रॉब्लम रहती है। बाकी और ढेर सारे डायमेंशंस हैं रिलेटेड टू दिस लिबरलाइजेशन की वजह से कि क्या क्या एम्प्लॉयमेंट पैटर्न्स में हमको चेंजेस देखने को मिले हैं इंडियन सोसाइटी के अंदर। क्लियर है, आए सारे क्वेश्चन समझ में और सारे आंसर्स भी। आई होप आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर समझ में आ गए होंगे, कोई भी डाउट किसी भी क्वेश्चन में नहीं होगा। स्टिल कोई भी डाउट है सो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कोई एग्जाम्पल आपको लगता है कि इससे रिलेटेड हम इस एक चीज़ पर भी लिख सकते हैं, जैसे हमने इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स का किया, सो आप हमारे साथ में उन सारी चीज़ों को शेयर कर सकते हैं। आई होप सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब एक और चीज़ कि आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। सभी वीडियोस को देखने के लिए जस्ट गूगल पे जाओ, एंटर करो magnetbrains.com। जैसे ये एंटर करोगे आपके सामने मैग्नेट ब्रेन्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म ओपन होगा। स्क्रॉल करोगे, देखोगे यहाँ पे किंडरगार्टन से लेके 12th क्लास तक के सभी क्लासेस के सभी कोर्सेज की वीडियोज अवेलेबल हैं। लाइक है NTSC है, ओलंपियाड है, वन शॉट रिवीजन है, एक्स्ट्रा लर्निंग है। अब आपको क्या करना है, आपको जो भी क्लास या जो भी कोर्स स्टडी करना है, जैसे सपोज आपको क्लास 12th स्टडी करनी है, सो आपने क्या किया, क्लास 12th पे क्लिक किया। 12th में ये आ गया आपके सामने सारे सब्जेक्ट की वीडियोस, फिजिक्स आ गया, सोशियोलॉजी आ गया, केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपको जो भी सब्जेक्ट स्टडी करना है वॉच नाउ पे क्लिक करोगे, सब्जेक्ट से रिलेटेड चैप्टर वाइज वीडियोस आएंगे, चैप्टर पे क्लिक करोगे, चैप्टर से रिलेटेड सब टॉपिक्स आ जाएंगे। यहाँ भी सभी के आगे वॉच नाउ का बटन है। आपको जो भी टॉपिक स्टडी करना है वॉच नाउ पे क्लिक करोगे, आपका वीडियो ओपन हो जाएगा। सेम प्रोसेस है, जैसे सपोज आपको कोई कोर्स स्टडी करना है, NTSC देखना है, ओलंपियाड देखना है, वन शॉट रिवीजन देखना है, वन शॉट रिवीजन चूज करोगे, यहाँ वीडियोस आ जाएंगे सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड। वॉच नाउ पे क्लिक करोगे, ये आपके आगे सब्जेक्ट से रिलेटेड फुल चैप्टर वन शॉट रिवीजन चैप्टर वाइज आगे, सबके आगे वॉच नाउ का बटन है। जो भी चैप्टर आपको स्टडी करना है वॉच नाउ पे क्लिक करोगे, ये आपका वीडियो ओपन हो जाएगा। यहाँ से अब आपको नेक्स्ट वीडियो देखना है, नेक्स्ट वीडियो पर क्लिक करो, ये नहीं देखना है कुछ और देखना है, यहाँ से कैंसिल कर दो। सो भैया बहुत ही इजीली आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। ये आपको 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करती है। सो जल्दी मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आज के इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।